हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तालिबान के नए नक्शे पर मचा बवाल। भारत का आधा हिस्सा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान का आधा भाग खुद लिया। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको, जहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है दोस्तों, और कश्मीर को एक अलग देश बताया गया है। तालिबान के नए नक्शे पर मचा भयंकर वाला बवाल, बताएंगे बड़ी खबर। और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में हिंदू नफरत से भरी वेब सीरीज का वीडियो आया सामने। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का नहीं छोड़ा मौका। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक। अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत पर क्या कहा दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे। तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। मोदी है तो मुमकिन, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान के नए नक्शे पर मचा बवाल। भारत का आधा हिस्सा दिया पाकिस्तान को, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बताया गया है पाकिस्तान का हिस्सा, और कश्मीर को बताया गया है अलग देश। तालिबान के इस नए नक्शे पर मचा है बवाल। दरअसल बंदूक के दम पर पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकवादी संगठन तालिबान ने देश का नया नक्शा पेश किया है, जिसके बाद बवाल मच गया है दोस्तों। तालिबान ने अपना नया नक्शा काबुल में लगवाया है, जो ग्लोब की तरह है दोस्तों। लेकिन इस नए नक्शे में तालिबान ने भारत का आधा हिस्सा काटकर पाकिस्तान में मिला दिया है, और उसने पाकिस्तान के आधे हिस्से पर खुद का हक जताया है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने काबुल में भारत का एक विकृत नक्शा लगाया है, जो बेसिर पैर का है और इस आतंकवादी संगठन के मकसद को दर्शाता है। तालिबान ने जो नया नक्शा पेश किया है, उसमें उसने भारतीय कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर पेश किया है, यानी तालिबान ने कश्मीर को एक नया देश बता दिया है। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इस आतंकवादी संगठन ने हालांकि भारत को कई बार भरोसा दिया है कि वो भारत के मुद्दों पर दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन तालिबान अपने वादे से पलट गया है दोस्तों। और उसने जो नक्शा काबुल में लगाया है, उसमें उसने भारत के कई हिस्से को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और इस नक्शे को एक नजर से देखने पर ही कोई कह देगा कि तालिबान के अधिकारियों ने अफीम के नशे में इस नक्शे को बनवाया है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने जो नया और विशालकाय नक्शा काबुल में लगवाया है, उसमें उसने भारत के पंजाब और राजस्थान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा को भी तालिबान ने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। तालिबान का आधिकारिक प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से अफगानिस्तान के इस नए नक्शे की तस्वीर को प्रकाशित किया। दोस्तों आप स्क्रीन पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, तालिबानियों द्वारा प्रकाशित किए गए उस नक्शे को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसके बाद से सोशल मीडिया की तरह से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। भारत के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान के इस नक्शे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, और सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तान सरकार से फौरन तालिबान से इस नक्शे को हटाने के लिए कहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि तालिबान पहले से ही पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपनी डूरंड लाइन सीमा को नहीं मानता, और पाकिस्तान को डर है कि ये नया नक्शा पाकिस्तान को और खतरनाक स्थिति में धकेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेज रहा है, जिसमें गेहूं के अलावा दवाइयां भी शामिल है, लेकिन तालिबान भारत की पीठ पर चाकू भोंकने की फिराक में है। इसके अलावा इसी महीने तालिबान ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू करे। इसके अलावा भारत काबुल स्थित अपने दूतावासों को भी खोल चुका है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर भारत को लेकर तालिबान की मानसिकता ये है, तो फिर भविष्य में दोनों के बीच कैसे संबंध होंगे, और क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। उधर भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए जुटा हुआ है कि कैसे अफगानिस्तान के नागरिक मौत से बच सके, लेकिन दोस्तों इधर तालिबान भारत को लेकर भारत के ही पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इस प्रकार के नक्शे को पास करके। बहरहाल आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर, इस नक्शे को लेकर दोस्तों। लेकिन आपको यह भी बता दें दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान ही इस नक्शे में अपनी जमीन खोते नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बल्कि इसके अलावा तालिबान ने अपने नए नक्शे में ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान के भी हिस्सों को अपने देश में शामिल कर लिया है। तालिबान के नए नक्शे में भारत के लद्दाख को भी चीन का हिस्सा दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा आज हो सके शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चले तालिबानियों की इस बड़ी चाल को और मंसूबों को। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़, पूरे इलाके में
तलाशी अभियान जारी। जी हां दोस्तों, शोपिया के वाटो इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक वाटो में कुछ संदिग्धों के मौजूद होने की जानकारी मिली है। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया है। एक जगह पर जब सुरक्षा बल पहुंचे तो वहां मौजूद आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। जी हां दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में हिंदू नफरत से भरी वेब सीरीज का वीडियो आया सामने। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का नहीं छोड़ा एक भी मौका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो धर्म के नाम पर 1947 में भारत से अलग हो गया था। हिंदुओं के साथ नफरत ही सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण पाकिस्तान बना। लेकिन अपना अलग भूभाग पाने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के प्रति नफरतें कम नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर बचे हिंदू और सिखों के साथ समय समय पर अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। जो लोग बचे थे उनमें से ज्यादातर का धर्मांतरण कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अब अपनी नफरत को जग जाहिर करते हुए एक प्रोपोगंडा वेब सीरीज बनाया है। इसका नाम सेवक द कन्फेशन है। इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखकर भले ही पाकिस्तान की जनता एक बार को खुश हो जाए, लेकिन एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति पाएगा कि यह भारत के खिलाफ जहर से भरा हुआ प्रोपोगेंडा है। कथित तौर पर इस वेब सीरीज के ट्रेलर में 1984 के दंगे से लेकर गुजरात दंगा और अयोध्या विवाद तक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बाकी हम व्याख्यान नहीं कर सकते। आप इन्हीं चीजों से समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान ने इस वेब सीरीज के बहाने भारत के खिलाफ बड़ा ही प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका नहीं छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को अब क्या जवाब देना चाहिए, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ भारत 10 साल पहले की तुलना में अब ज्यादा मजबूत है। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी के पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया और 6.9% बताया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने मंगलवार यानी 6 दिसंबर को कहा है कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत है। पिछले 10 सालों में उठाए गए सभी कदम भारत को वैश्विक विपरीत दिशा में नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण अपने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.5% से 6.9% कर दिया है। दोस्तों, विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने कहा है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 2 साल की अवधि के अंत में भारत उसी स्थिति में होगा जैसा हमने पहले भविष्यवाणी की थी। ऐसे में हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। दोस्तों, अगर मानते हैं आप लोग तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर जयशंकर जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति भारतीयों की सेवा के लिए है। फिलिस्तीन संकट पर हमारा रुख स्पष्ट है। जी हां दोस्तों, भारत की विदेश नीति में हो रहे लगातार विकास की विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सराहना किया है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि देश के बढ़ते वैश्विक हितों, विस्तार के पद चिन्हों और अधिक गहन साझेदारी के बीच भारत की कूटनीति जारी रही है। संसद में भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास पर अपनी टिप्पणी करते हुए जयशंकर जी ने कहा है कि पिछले मॉनसून सत्र के बाद से भारत की कूटनीति में तेजी आई है। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा है कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। विदेश नीति आज केवल एक मंत्रालय या यहाँ तक कि केवल सरकार की कवायद नहीं रह गई है, इसका सभी भारतीयों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा प्रयास है कि भारतीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो, चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहाँ पर इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। दोस्तों, हम भारतीय कंपनियों से रूसी तेल खरीदने को नहीं कहते। जी हाँ, जयशंकर जी का एक और बड़ा बयान बता दें। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि सरकार भारतीय तेल कंपनियों से ये नहीं कहती है कि वे केवल रशिया से ही तेल खरीदें। आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने खुले तौर पर भारत की निंदा की है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया से सस्ता तेल खरीदने वाले पुतिन को युद्ध के लिए पैसे दे रहे हैं। हालांकि इस विवाद के बीच भारत अपना रुख कई बार स्पष्ट कर चुका है। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति है चिंताजनक। आखिर अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत पर क्या कहा दोस्तों, आपको बता दें। अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कई धर्मों के लोगों का घर है और वो सभी की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर कायम रहने के लिए भारत को प्रोत्साहित करता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई कुछ चिंताओं का जिक्र करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वे सभी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर करीबी से नजर
नजर रखना जारी रखेंगे और इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति के लिए चाइना, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देशों को विशेष चिंताजनक देश घोषित किया है। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया भर में सरकारें और गैर सरकारी ताकतें लोगों को उनके धर्म के आधार पर परेशान करती है, धमकाती है, जेल भेजती है और यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत को लेकर क्या कहा आपको बता दें। भारत को इस सूची में शामिल न करने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और कई धर्मों के लोगों का वो घर भी है। प्राइस ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि यकीनन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर हमारी वार्षिक रिपोर्टों में सामने आई कुछ चिंताओं पर हमने भारत के संदर्भ में संज्ञान लिया है। हम सभी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर करीबी से नजर रखना जारी रखेंगे और इसमें भारत भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमेरिका ने भारत को लेकर साफ कह दिया है कि भारत विविधताओं का घर है, डाइवर्सिटीज का घर है, धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी रहेगा भारत का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत का समर्थन जमकर करेगा अमेरिका, इसकी श्योरिटी अमेरिका ने दे दिया। दोस्तों, थैंक यू अमेरिका कहना मत भूलिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर थाईलैंड के समुद्री इलाके में फंसे 150 रोहिंग्या बांग्लादेश से भागकर जा रहे थे मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 150 रोहिंग्या शरणार्थी थाईलैंड के पास समंदर में एक खराब नाव में जाकर फंस गए। यहाँ दावा एक्टिविस्टों के एक समूह ने किया है। दोस्तों, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कई लोग मारे भी जा चुके हैं। ये नाव किस जगह फंसी है इस बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर ये नाव पिछले महीने के आखिर में बांग्लादेश से निकली थी। जी हाँ दोस्तों, एक्टिविस्ट क्रिस लेवा ने कहा है कि नाव जब दक्षिणी थाईलैंड के रानोंग के तट के पास से गुजर रही थी तभी उसमें कुछ खराबी आ गई और उसमें पानी भरने लगा। यात्रियों के रिश्तेदारों से की गई बातचीत के आधार पर लेवा ने बताया है कि उनके पास पानी और भोजन लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि नाव पर मौजूद लोग नाव से पानी निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहाँ पर अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, आगामी आम चुनावों में संभालेंगे पार्टी की बागडोर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। उनकी पार्टी सरकार के खिलाफ मार्च आयोजित कर रही है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने लंदन से स्वदेश लौटेंगे। वो पिछले 3 साल से लंदन में इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक मामलों के मंत्री आयाज सादिक से एक टीवी शो में जब शरीफ के स्वदेश आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पार्टी उनकी घर वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। उनके शरीफ जनवरी 2023 में वापस आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां भारत के रिएक्शन पर नेपाल का बड़ा एक्शन। पत्थरबाजी के बाद बॉर्डर पर थी टेंशन। बता दें, नेपाल ने नेपाली नागरिकों की तरफ से भारत में की पत्थरबाजी पर खेद जताया है। भारत के रिएक्शन के बाद नेपाल ने भरोसा दिलाया है कि वो पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगा। पड़ोसी देश ने भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाली प्रतिनिधियों ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी रिपीट नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं को दोनों देशों की समन्वय समिति की बैठक में पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी का पत्थरबाजी पर सख्त ऐतराज जताने के बाद नेपाली अफसरों ने ये बात कही है। दोस्तों, बुधवार को धारचूला में भारत नेपाल के अफसरों की बैठक में DM रीना जोशी ने कहा है कि पत्थरबाजी की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां नेपाल के धारचूला के प्रमुख जिलाधिकारी दीर्घराज उपाध्याय ने घटना पर खेद जताया और पत्थरबाजी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ 10 दिन बाद अगली बैठक करके सभी विषयों पर इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां ताइवान को अमेरिका देगा अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, और भी ज्यादा भड़केगा चीन का गुस्सा। बता दें, अमेरिका ने ताइवान को अपना सबसे खतरनाक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का मन बना लिया है। अमेरिका की तरफ से ताइवान को 100 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका रडार और सपोर्ट उपकरण भी देने को राजी हो गया है। आप सभी को बता दें कि बताया ये जा रहा है कि यह डील $882 मिलियन की हो सकती है। अमेरिका और ताइवान के बीच हुई एक डिफेंस डील को ही अब आगे बढ़ाया गया है और इसकी कीमत $2.81 अरब थी। अमेरिका कई बार ये बात कह चुका है कि वो हमेशा ताइवान की रक्षा के लिए तैयार है। साथ ही उसने चीन को इस द्वीप से दूर रहने की भी बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सिस्टम पहले
पहले से ही ताइवान के पास है, लेकिन अब इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर टाइम मैगजीन ने जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना पर्सन ऑफ द ईयर। साथ में कही ये बात, जी हाँ, टाइम पत्रिका ने बुधवार को राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और रूस के आक्रमण का प्रतिरोध करने की यूक्रेन की भावना यानी द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित यानी पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम एडिटर इन चीफ एडवर्ड फेंसेंथल ने लिखा है कि चाहे यूक्रेन के लिए लड़ाई किसी को उम्मीद से भर दे या डर से, वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दुनिया को इस तरह से प्रेरित कर दिया है जैसा हमने दशकों में भी नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। अन्य फाइनलिस्ट में ईरान, चीन के नेता शी जिनपिंग और यूएस सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां भारत बांग्लादेश के बीच बैठक में अवैध रूप से सीमा पार करने, तस्करी और आतंकवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच यहां सुरक्षा व सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्यकारी समूह यानी JWG की बैठक में अवैध रूप से सीमा पार करने, तस्करी एवं चरमपंथी तथा आतंकवाद की रोकथाम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चाएं हुई। प्रतिनिधि स्तर की 18वीं JWG बैठक यहां 5 और 6 दिसंबर को हुई। जी हाँ दोस्तों, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीमा पर बाड़ लगाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के अंदर विकास कार्य तथा अवैध रूप से सीमा पार करने और चरमपंथ, आतंकवाद, संगठित अपराध एवं तस्करी को रोकने के विषय पर चर्चा हुई। भारत बांग्लादेश की सीमा कुल लंबाई 4096.70 किलोमीटर है, जिनमें से 3175 किलोमीटर में बाढ़ लगाई गई है। बात करें और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल में गठबंधन सरकार के लिए चाहिए एक और पार्टी, मांग सकते हैं और समय बता दें। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे, लेकिन इससे पहले कई अड़चनें उनके बीच में आ रही है। सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपनी लिकुड पार्टी के साथ मंगलवार को यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म यानी UTG के साथ एक अंतरिम गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बेंजामिन नेतन्याहू को संसदीय बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन में साथी की कमी है। दोस्तों, इजराइल में 1 नवंबर को आम चुनाव के परिणाम आए थे। इसके बाद नेतन्याहू को गठबंधन पेश करने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया था। हालांकि नेतन्याहू की पार्टी ने धार्मिक राष्ट्रवादी दलों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए गठबंधन करने के लिए बातचीत की बात कही थी, लेकिन बातचीत लंबी साबित हुई है। तो वहीं अब इजरायली नेता नेतन्याहू को गठबंधन के लिए एक और पार्टी चाहिए, इसके लिए वो और भी ज्यादा समय मांग सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको? समय बेशक लग जाए, लेकिन नेतन्याहू ही होंगे अगले प्रधानमंत्री। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और एडवांस में नेतन्याहू जी को कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रशिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला, अमेरिका पर उकसाने का लगाया आरोप। जो बाइडेन के मंत्री ने कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं और हमारा कोई हाथ नहीं। जी हाँ, यूक्रेन ने लगातार दूसरे दिन रशिया में घुसकर उसके एक और वायुसेना अड्डे को तबाह कर दिया है। ड्रोन हमले में वायुसेना अड्डे से आग की लपटें उठने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार अपने ऊपर हमले से नाराज रशिया ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। रशिया का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहा है। तो वहीं रशिया के आरोप लगाने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सफाई दी है। ब्लिंकन ने कहा है कि हमारे ऊपर लग रहे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। हमने यूक्रेन को हमले के लिए नहीं उकसाया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली और गेहूं की भारी किल्लत, लोगों ने किया बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्कार्दू शहर के लोगों ने बिजली और गेहूं की कमी को लेकर अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। डॉन के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने लालटेन लेकर सरकार के खिलाफ मार्च निकाला है। शहर के हुसैनी चौक में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बाल्टिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जी हाँ, कमेटी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कड़ाके की ठंड के बीच स्कार्दू को 22 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के अलावा लोग गेहूं की कमी से भी जूझ रहे हैं। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर मेलिंडा गेट्स का नया और बड़ा बयान, कहा भारत ही नहीं दुनिया के लिए मॉडल है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे बिल गेट्स की पत्नी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहाँ बताया
कि मेलिंडा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, पोषण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की कोशिशें प्रेरणा देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, प्रवक्ता के मुताबिक मेलिंडा ने कहा है कि हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी प्रबंधन और इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जैसा काम किया है वो एक अनुकरणीय मॉडल पेश करता है। इतनी बड़ी और सघन आबादी के बीच जिस तरह कोविड-19 टीकाकरण का काम हुआ है उससे दुनिया को सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर डिप्टी सीएम सिसोदिया की विधानसभा में आम आदमी पार्टी की करारी हार, चारों सीटों पर बीजेपी जीती। बता दें, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के 15 साल से जारी शासन को आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जोरदार जीत दर्ज की है। इसी के साथ अब दिल्ली सरकार और नगर निगम में आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। एक तरफ जहां दिल्ली के 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी को बम्पर सीट मिली है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा के सभी वार्डों पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा पटपड़गंज है, जिसमें नगर निगम के 4 वार्ड आते हैं, जिनमें से वार्ड 197 पटपड़गंज से बीजेपी की रेणु चौधरी जीती है। वार्ड 198 विनोद नगर से बीजेपी के राजेंद्र सिंह नेगी जीते हैं। वार्ड 199 मंडावली से बीजेपी का शशि चांदना और वार्ड 200 पांडव नगर से बीजेपी के यशपाल सिंह जीते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दोस्तों सिसोदिया की विधानसभा में सिसोदिया को लगा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एमसीडी चुनाव में नोटा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 57,000 वोटरों की बनी पहली पसंद। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव में इस बार उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा का जमकर इस्तेमाल हुआ है। अगर पिछले एमसीडी चुनाव से तुलना करें तो इस बार नोटा को 57,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपनी पहली पसंद चुना है। दिल्ली के 57,000 से अधिक मतदाताओं ने राजनीतिक दलों या अपने वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने के लिए नोटा विकल्प को चुना है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूर्व रक्षा कर्मियों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। असम सरकार का बड़ा फैसला। बता दें, असम सरकार ने बुधवार को पूर्व रक्षा कर्मियों के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 श्रेणियों में 2% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि मेजर, कर्नल और अन्य रैंक के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को असम सरकार की सेवा में शामिल किया जाए, ताकि कर्मचारियों के बीच एक नई कार्य संस्कृति विकसित हो सके। सरानिया पहाड़ी पर महात्मा गांधी की स्मृति में बने एक लोकप्रिय लैंडमार्क ऐतिहासिक गांधी मंडप में आयोजित बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने राज्य भर में 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को नए राशन कार्ड देने का भी फैसला किया है, जिससे वे हर महीने मुफ्त चावल सहित कई सरकारी अन्य योजनाओं के पात्र बन सके। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। दोस्तों, परिवहन विभाग ने हटा लिए हैं बैन। बता दें, दिल्ली NCR में बढ़ते पॉल्यूशन और जहरीली हो रही हवा के चलते ग्रैप स्टेज 3 लागू कर दिया गया था। इससे राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई थी और इस बैन को अब हटा दिया गया है। दोस्तों, अब दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि ग्रैप स्टेज 3 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार हो गया था। आज यानी कि बृहस्पतिवार को AQI 304 दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।